स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। दोस्तों देखते हैं कि संविधान में राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं, तो उन सब बातों पर चर्चा करेंगे जो राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में देखिए दोस्तों, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। दोस्तों अगर आप अनुच्छेद 53 को देखें तो ऐसा लगता है कि संघ की तमाम जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को सौंपी गई है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत में अगर सबसे ताकतवर अगर कोई पद है तो वो राष्ट्रपति नज़र आता है, क्योंकि संघ का मतलब केंद्र सरकार है ना। तो केंद्र सरकार की सारी शक्तियां जो हैं संविधान किसको सौंपता है, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत हम देखें तो राष्ट्रपति को सौंपता है। और ये भी कह रहा है कि या तो वो प्रयोग स्वयं करेगा या इन शक्तियों का अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। तो अनुच्छेद केवल 53 को देखते हैं तो लगता है कि सबसे सर्वशक्तिशाली अगर कोई एक पद है तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अधूरा है। इसको और क्लियर करते हैं दोस्तों। आर्टिकल 74 देखिए। आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी दोस्तों, है ना। क्या होगी? एक मंत्री परिषद। ध्यान रखना मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल नहीं है। मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कृत्य मतलब कार्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 53 जो है वो सारी शक्तियां राष्ट्रपति को सौंपता है। अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, है ना, और जिसका जो हेड है, जिसका जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति को जो ये ऐसी सलाह दी जाती है उसी के अनुसार कार्य करेगा। तो देखिए, क्या जो सलाह दी जाती है उसी के अनुसार काम करना होगा, क्या सलाह मानने के लिए बाध्य हैं, क्या है उस चीज़ को लेकर हम देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति ऐसी सलाह को एक बार पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। राष्ट्रपति यानी जो मंत्री परिषद जो परामर्श देगा, जो सलाह देगा, राष्ट्रपति को उसके अनुसार काम करना है, लेकिन ऐसी सलाह को जो है वो राष्ट्रपति एक बार लौटा भी सकता है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई दोस्तों कि राष्ट्रपति ऐसी जो मंत्री परिषद जो सलाह देते हैं उसी के अनुसार काम करना होगा। बाध्य किया गया है राष्ट्रपति को, है ना, 1976। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 जो है, जो 79 में लागू हुआ था, उसमें वापस ये कहा गया है कि बिल्कुल राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा, लेकिन ऐसी सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, और पुनर्विचार के पश्चात जो भी सलाह वापस आती है उसी के अनुसार काम करना होता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया दोस्तों। इसका मतलब जो सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ दी गई हैं, चूँकि यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है तो मंत्री परिषद को दी गई हैं, जिसका हेड जो है वो प्रधानमंत्री होता है, और वो सलाह देंगे उसी के अनुसार राष्ट्रपति को काम करना है। हाँ, राष्ट्रपति को लग रहा है कि इसमें कुछ अधूरापन है, कुछ ऐसी बातें हैं जो संवैधानिक तौर तरीकों के अनुसार मेल नहीं खाती है, तो ऐसी सलाह को वो एक बार लौटा सकता है, लेकिन एक बार पुनर्विचार के पश्चात जो भी सलाह आएगी उसके अनुसार काम करना होगा। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों मैं और एक बात कहना चाहूँगा आपको कि कुछ ऐसी बातें भी हैं जो परिस्थितियों से उपजती हैं, वहाँ पर राष्ट्रपति अपने स्वविवेक के अनुसार भी काम कर सकता है। हम बात करेंगे बाद में स्वविवेक शक्तियों के बारे में। तो अभी हम देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अब कौन कौन सी शक्तियाँ जो हैं वो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। तो ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ने से पहले हम हेडिंग में देख लेते हैं कि राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ प्राप्त हैं हम उसे दो भागों में बांट सकते हैं, एक सामान्यकालीन शक्तियाँ और एक आपातकालीन शक्तियाँ। तो इसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ। देखिए दोस्तों, हमारे देश के संविधान में आपातकाल के भी प्रावधान हैं। तो आपातकाल में कौन सी बातें जो हैं वो कौन सी शक्तियाँ राष्ट्रपति को मिलती है, और बाकी जो नॉर्मल दिनों में, जो सामान्य दिनों में राष्ट्रपति को कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तो इस कैटेगरी में हम देखेंगे। तो राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ, तो सबसे पहले देखिए सामान्यकालीन में कार्यपालिका शक्तियाँ। तो सबसे कार्यपालिका शक्तियों में से सबसे पहली जो बात है कि नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ, कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश से और भी जो भी नियुक्तियाँ हैं तो वो राष्ट्रपति करता है।
तो नियुक्ति समय में देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं अनुच्छेद 75 में। तो यानी प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, जितने भी राज्यों के राज्यपाल हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक हैं, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। यहाँ चुनाव आयुक्तों का तात्पर्य दोस्तों राष्ट्रीय निर्वाचन आयुक्त है ना, और महान्यायवादी, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि केंद्र में जितने भी संवैधानिक पद हैं उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। हालांकि ये बात और है कि ये जितनी भी नियुक्तियाँ हैं वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश के अनुसार होती है। इसके अलावा देखिए नियुक्ति में कैग, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल, कैग की नियुक्ति भी यही करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। फिर देखिए आयोगों का गठन, राष्ट्रपति कुछ आयोगों का गठन भी करते हैं, जैसे अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, राजभाषा आयोग अनुच्छेद 344, अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 38 300 क, पहले एक ही था ये दोस्तों, बाद में अलग किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग था जिसको बाद में अलग अलग कर दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 340। तो इन सभी का गठन भी जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। अगला है कानूनी आयोग। इसके अलावा कुछ कानूनी आयोग हैं दोस्तों, उनकी नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति करता है। कानूनी आयोग संसद जो है सामान्य कानून बनाकर ऐसे आयोगों को आधिकारिक शक्तियां प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इन सब की नियुक्तियां भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। दोस्तों एक और बात कह दूं, जितनी भी जो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं उन सब के पीछे सलाह और परामर्श केंद्रीय मंत्रिमंडल का होता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का होता है। राष्ट्रपति अपने मन से किसी को नियुक्त नहीं कर सकता है। इसके अलावा देखिए किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है तथा उससे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां भी प्राप्त है राष्ट्रपति को। तो ये तमाम कार्यपालिका शक्तियां हैं। इसके अलावा देखिए विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियों के तहत राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। दोस्तों आर्टिकल जो 79 है अनुच्छेद 79, वो ये कहता है कि भारत के लिए एक संसद होगी जिसमें 2 सदन लोकसभा राज्यसभा होंगे। इसके साथ ही राष्ट्रपति भी इसका एक अंग होंगे। तो अंग जो है वो 3 हैं, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। सदन पूछे तो 2 हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो वह संसद का अभिन्न अंग है। अंग इसलिए है दोस्तों कि क्योंकि कोई भी कानून, कोई भी विधि तब बनती है जब संसद उसे पारित करती है और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं। तो ये टोटली एक प्रोसेस का एक पार्ट है राष्ट्रपति। बिना राष्ट्रपति के कोई भी कानून बनता नहीं है, इसलिए ये इसका अंग है। वह संसद का अधिवेशन बुलाता है। अधिवेशन कहें या सत्र कहें एक ही बात है दोस्तों। एक होती है बैठक यानी डे बाय डे, हर दिन होती है। एक होता है सत्र, जैसे शीतकालीन सत्र। तो जितने भी दिन 20, 22 दिन, 40 दिन, 35 दिन जो भी एक सेशन चलता है उसको कहते हैं सत्र या अधिवेशन। और सत्र और या अधिवेशन को बुलाने का जो काम है वो राष्ट्रपति का होता है। 3 अधिवेशन होते हैं एक साल में सामान्यतः, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो ये राष्ट्रपति बुलाता है और उनको स्थगन भी वही करते हैं। सत्र अवसान कहें या सत्र का स्थगन, अवसान का मतलब समाप्त करना, किसी सत्र को समाप्त करने का काम भी राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन अगर किसी बैठक को स्थगित का पूछा जाए तो वो सदन का अध्यक्ष है। जैसे लोकसभा की बैठक हो रही है, बैठक होते होते मान लीजिएगा कि हंगामा हो गया, किसी बिल पर सहमति नहीं बन पाई। कई बार हम टीवी पे भी डिबेट में देखते हैं कि इतना ज़्यादा हो हल्ला हो जाता है कि बात करना भी जो है पॉसिबल नहीं है। तो जो अध्यक्ष होता है या पीठासीन जो अधिकारी होता है वो ये कहता है कि सदन को 2 घंटों के लिए स्थगित करते हैं या 4 दिन के लिए स्थगित करते हैं। तो वो क्या करते हैं, बैठक को स्थगित करते हैं, न कि सत्र को। पूरे सत्र को समाप्त नहीं कर सकते वो।
तो सत्र को समाप्त करेगा राष्ट्रपति, बैठक को समाप्त करने की घोषणा पीठासीन अधिकारी, यानी जो उस समय अध्यक्ष के पद पर बैठा है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, आर्टिकल 85। ये अगर किसी भी दल के पास में बहुमत नहीं है, कोई भी सरकार बनाने की कंडीशन में नहीं है, तब ऐसा कर सकता है राष्ट्रपति, या फिर जिसको बहुमत प्राप्त है और वो प्रधानमंत्री ऐसी सिफारिश करे तब भी लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। अगला है राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। ये राष्ट्रपति का एक विशेषाधिकार है दोस्तों, कि एक तो कब, हर साल के शुरुआत में, ये ध्यान रखिए, हर साल के शुरू में, और एक जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं, जैसे कि 2014 में चुनाव हुए, फिर 2019 में लोकसभा के चुनाव है, अब अगले मान लो कि पूरा कार्यकाल होता है इस लोकसभा का तो 2024 में, तो यानी लोकसभा का चुनाव होंगे, उसके बाद जो पहला जो भी सत्र होगा उसमें, और बाकी हर साल के स्टार्टिंग में राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ जो है एड्रेस करते हैं। और ये जो एड्रेस करते हैं, भाषण देते हैं, उसे कहते हैं अभिभाषण, और ये अभिभाषण जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। आर्टिकल 87 के तहत राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कहलाता है ये, और ये केंद्रीय मंत्रिमंडल जो तैयार करके देता है, राष्ट्रपति उसी को पढ़ता है। इसके अलावा एक राष्ट्रपति के पास में विधायी शक्तियों के तहत एक संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का, यानी लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। लेकिन कब बुलाएंगे दोस्तों, क्यों बुलाएंगे? अगर पहले तो हम यहाँ पे क्लियर कर दें कि एक तो धन विधेयक होता है और एक संविधान संशोधन विधेयक होता है, तो इन पर तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर तो कभी भी जो है संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। तो पीछे बचा साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक पर अगर गतिरोध हो दोनों सदनों में, यानी एक सदन पास कर दें, यानी मान लो लोकसभा पास कर लें, दूसरे सदन जाता है राज्यसभा, राज्यसभा उस पर कोई चर्चा नहीं करती है, या उसको सहमति नहीं बन पाती, या राज्यसभा जो पास किया लोकसभा उसे स्वीकार नहीं कर रही है, तो दोनों में से चाहे पहले कोई भी सदन हो, दूसरा कोई भी सदन हो, कोई मैटर नहीं करता, 6 महीने से ज़्यादा निकल जाए, सहमति नहीं बन पाए, तो राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त अधिवेशन बुला देता है। और संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है दोस्तों, वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 118 में इसका उल्लेख है कि जो संयुक्त अधिवेशन होगा लोकसभा राज्यसभा का, उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और इस बैठक में, इस संयुक्त अधिवेशन में जो निर्णय होता है वो आम बहुमत से होता है, यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या है उनमें आधे से ज़्यादा वोट चाहिए। अगर आधे से ज़्यादा वोट मिल जाते तो पास होता है, नहीं मिल पाते तो वो खारिज माना जाता है। और अब तक भारत के संवैधानिक इतिहास में 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। अब तक कुल कितनी बार बुलाया गया है? 3 बार। 6 मई 1961 पहली बार दहेज निरोधक विधेयक पर ये बैठक हुई थी। हालांकि उस समय अगर कोई विधेयक लेके आते हैं दोस्तों, तो ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि उन दोनों सदनों में पारित करवाएं। तो दोनों सदनों में जो है उस समय कांग्रेस को बहुमत भी था, लेकिन तकनीकी कारणों पर कुछ मतभेद था, इसको लेकर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो पहली बार संयुक्त अधिवेशन कब हुआ? 1961। आप भले डेट याद रखें ना रखें, सन जरूर याद रखें। दूसरा है 16 मई 1978 बैंकिंग सेवा करके एक विधेयक था, उस पर आम सहमति नहीं बन पाई। कारण था लोकसभा में तो जनता पार्टी को बहुमत हासिल था, लेकिन राज्यसभा में नहीं, तो ये गतिरोध हुआ था। मोरारजी देसाई इस समय प्रधानमंत्री थे। और तीसरी और आखिरी बैठक 26 मार्च 2002 को आतंकवाद निरोधक विधेयक पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये बाद में एक्ट बन जाता है, पहले पोटो था, ऑर्डिनेंस था, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में लेके आया। तो ये 3 बैठकें हुई। और कहा जाता है दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है ये वाला तथ्य कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इन तीनों बैठकों में भाग लिया था। सदस्यों को मनोनीत करना, ये राष्ट्रपति की अगली शक्ति है। सदस्यों को मनोनीत करना, राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। कौन कौन से क्षेत्र के होने चाहिए वो 12 सदस्य? कला, साहित्य,
विज्ञान व समाज सेवा। अनुच्छेद 80 में इसका उल्लेख है कि कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र के जो लोग विशेषज्ञ होते हैं उन्हें राष्ट्रपति राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि उनका जो ज्ञान है, उनका अनुभव है, उनका फ़ायदा हमारे सदन को मिले, ऐसे कानून बनाने के समय उनके तर्क, उनकी बातें मायने रखती है। तो ये इसके पीछे एक लॉजिक है दोस्तों। और इसके साथ ही एक और बात थी कि 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन जो है वो राष्ट्रपति लोकसभा में कर सकते थे। जी हाँ दोस्तों, कर सकते थे, यानी ये जो प्रावधान है अभी समाप्त कर दिया गया है। 2 आंग्ल भारतीय समुदाय यानी एंग्लो इंडियन जो सदस्य हैं उनको नॉमिनेट कर सकते थे राष्ट्रपति पहले, लेकिन हाल ही में 26 जनवरी 2020 से ये प्रावधान लागू हुआ है कि अब जो हैं आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत नहीं कर सकते हैं। क्या था ये पूरा प्रावधान, देखते हैं। 104वां संविधान संशोधन हुआ है दोस्तों हाल ही में 2019 में, और ये 26 जनवरी 2020 को लागू हुआ। अनुच्छेद 334 में जो है ये था कि SC ST यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण और आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व है वो 10 वर्षों के लिए और बढ़ाया जाए, है ना। ये था पहले, तो हर बार 10-10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। यहाँ आरक्षण का तात्पर्य दोस्तों सीधा सीधा राजनीतिक आरक्षण की बात है, यानी संसद और विधानसभा में जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके आरक्षण की बात है। यहाँ पे सरकारी नौकरी की बात यहाँ पे नहीं है, वो अलग तरह का आरक्षण है। तो इसे 10-10 वर्षों के लिए हर बार बढ़ाया गया, तो एक बार फिर से ये बढ़ाने की बात हुई थी। तो ये हर बार जो है वो 10-10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा भी ये 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, लेकिन इस बार ये परिवर्तन किया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए तो बढ़ाया गया है, लेकिन आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है, यानी उनको नहीं बढ़ाया गया। तो ये एक विशेष बात थी दोस्तों। और अब ये जो 104वां संविधान संशोधन है वो 25 जनवरी 2030 तक लागू रहेगा, 25 जनवरी 2030 तक। तो अब जो है वो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को जो आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनीत कर सकते थे वो अब नहीं कर पाएंगे। अगला है राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श कर संसद के सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण करते हैं। दोस्तों इतनी चीज़ें आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जब संसद का सदस्य बनता है कोई सदस्य, कोई भी मेंबर, कोई भी भारत का नागरिक, तो उसकी कुछ योग्यताएं होती है। जैसे वो भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु तय होती है, वह लाभ के पद पर नहीं हो, वह दिवालिया पागल नहीं हो। लेकिन बाद में ऐसा हो जाता है कि संसद का सदस्य चुन लिया जाता है और हो जाता है कि उसने कोई बाद में लाभ का पद धारण कर लिया हो। तो ऐसी अगर कोई अयोग्यता उत्पन्न होती है या ऐसी सिचुएशन आती है कि ये जो चीज़ें इसने की हैं ये इसकी जो योग्यता है उसका उल्लंघन करती है, तो इसका निर्धारण कौन करेगा? तो इसका निर्धारण करता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति स्वयं अकेला नहीं करता है। जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उससे सलाह लेता है कि ये चीज़ें हैं, अब इसमें क्या होगा। तो निर्णय राष्ट्रपति करता है, लेकिन सलाह किससे करता है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से करता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, किस आधार पर? केवल और केवल योग्यता के आधार पर। उसकी जो संसद सदस्य बनने की जो योग्यताएं थी उसको ध्यान में रखते हुए ये अयोग्यता का निर्धारण करते हैं। लेकिन अगर दल बदल के आधार पर कोई उपजी अगर निर्योग्यता है तो उसका निर्धारण सदन का अध्यक्ष करता है। सदन का अध्यक्ष का तात्पर्य यहाँ पे देखिए, आजकल आपने बहुत देखा होगा कि कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा, बाद में बीजेपी में मिल जाते हैं, बीजेपी के चुनाव से टिकट लड़ा, बाद में वो कांग्रेस पार्टी में चले जाते हैं। तो जनता ने तो उस पार्टी के लिए चुना, लेकिन बाद में जनता के साथ तो दगा हुआ। तो ऐसा कोई सदस्य मान लो किसी एक विशेष दल से चुनाव लड़ता है, जीतता है संसद का सदस्य, और बाद में वो किसी और पार्टी में जाके मिल जाता है। अब यहाँ पे वो उस सीट पे वो जो है वैलिड करेगा नहीं करेगा, तो ये भी तय होता है। और इस बारे में जो निर्योग्यता का निर्धारण की वो सदस्य रहेगा या नहीं रहेगा, इसका निर्धारण करता है जिस सदन का वह सदस्य है उसका अध्यक्ष। यानी लोकसभा का ऐसा कोई मेंबर है तो लोकसभा अध्यक्ष ये तय करेगा, और राज्यसभा का मैटर है तो राज्यसभा का सभापति ये तय करेगा। अगला है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों एक साथ हैं, इसलिए योग्यता के आधार पर राष्ट्रपति और दल बदल में सदन का अध्यक्ष।
राष्ट्रपति कैग यानी कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यूपीएससी, वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है वो भी संसद के समक्ष रखवाता है। अध्यादेश जारी करना। दोस्तों, अध्यादेश एक ऐसी शक्ति है कार्यपालिका की, मान लो कि जो कानून बनाने की शक्ति है वो विधायिका के पास में है, संसद के पास में है। मान लो कार्यपालिका को अभी अर्जेंट है कि एक कानून ऐसा बनना चाहिए, अभी हमें सख्त जरूरत है, तो कानून बनाने की शक्ति तो विधायिका के पास में है। विधायिका की बैठक होगी तब कानून बनेगी, लेकिन कानून आज ही चाहिए तो क्या करें। तो संविधान इसकी एक विशेष व्यवस्था करता है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति। लेकिन ये राष्ट्रपति स्वयं के मन से नहीं कर सकता है। जरूरत देखिए, कार्यपालिका कौन चला रहा, देश कौन चला रहा, मंत्रिपरिषद को वास्तविक शक्तियां प्राप्त है, तो मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह होनी चाहिए, उसके अनुसार अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं। ये दोस्तों एक अस्थायी कानून है। अस्थायी का तात्पर्य है ये है कि एक कुछ समय के लिए आपको जो कानून चाहिए वो दे देता है संविधान, उसके बाद में जैसे ही संसद की बैठक हो आपको ये पास करवाना होगा, और आप पास नहीं करवा पाए तो वो कानून स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये प्रभावी कब तक रहता है, संसद की जब भी पुनः बैठक होती है, तो देखिए 2 सत्र के बीच में 2 सदन 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप हो नहीं सकता। तो मान लो आज लास्ट बैठक हुई संसद की और कल सुबह ही अगर कार्यपालिका ये कहे कि हमें तो अध्यादेश जारी करना, कर लिया, तो अगले 6 महीने वापस बैठक नहीं होगी, तो 6 महीने ये और वापस बैठक होने के 6 सप्ताह तक ये वैलिड रहता है। और मान लो संसद की बैठक हुई 3 महीने हो गए और बाद में ये अध्यादेश जारी किया गया और 3 महीने बाद में संसद की बैठक पुनः हुई, तो 3 महीने तो ये चल गए, और जैसे ही बैठक वापस होगी वहाँ से 6 सप्ताह काउंट होगा, यानी जैसे ही पुनः संसद की बैठक होगी वहाँ से 6 सप्ताह तक ये वैलिड होगा। अब भले अध्यादेश जारी किए हुए 10 दिन हुए, तो 10 दिन जैसे संसद की बैठक हुई उसमें 6 सप्ताह मिलेंगे, तो अधिकतम जो है वो 6 माह और 6 सप्ताह तक अध्यादेश जारी रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। और अगर संसद पास करती है तो वो स्थायी कानून बन जाता है, रेगुलर हो जाता है, और नहीं होता है तो वो समाप्त हो जाता है। और इससे पहले भी संसद एक सामान्य बहुमत के द्वारा इसको समय पूर्व भी समाप्त कर सकते हैं कि नहीं ये गलत अध्यादेश जारी किया है, गलत अध्यादेश लेके आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले बैठक में अगर वो ये इसको समाप्त करने के लिए कर दें तो 6 सप्ताह तक भी वैलिड नहीं रहेगा। अगला है दोस्तों विधेयकों पर अनुमति। हमने अभी चर्चा की दोस्तों कि कानून बनाने की जो शक्ति है वह लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद की है। LS मीन्स लोकसभा, RS मीन्स राज्यसभा। 2 सदन है, पहले या तो राज्यसभा में विधेयक पेश होगा या फिर लोकसभा में होगा, दोनों में पास होना जरूरी। दोनों में पास होने के बाद जाएगा वो राष्ट्रपति के पास में, प्रेसिडेंट के पास में। राष्ट्रपति उस पर साइन करता है, सिग्नेचर करेगा, वहाँ पे साइन करेगा, और ये साइन करने के बाद ही वह कानून बनता है। राष्ट्रपति साइन करेगा तो ही वो विधेयक अधिनियम बनता है। तो जब मान लो क्या राष्ट्रपति के पास में कोई ऑप्शन होता है या नहीं होता है, या जैसे संसद जैसे ही कानून पास करके भेजे उसे स्वीकृति देना जरूरी है, राष्ट्रपति के पास में क्या विकल्प हैं, तो राष्ट्रपति के पास में 3 विकल्प होते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 111 में ये इस बात का उल्लेख है कि जो विधेयक संसद पास करती है राष्ट्रपति के पास में आएंगे, राष्ट्रपति के पास में निम्न 3 विकल्प होंगे, या तो स्वीकृति दे देगा यानी जो विधेयक पास होकर आया उसने सिग्नेचर कर दिए और वो अधिनियम बन जाता है, या फिर उसको रोक देता है। रोक देता है का तात्पर्य ये है कि उस बिल को साइड में रख देता है, ना तो कोई वो रिप्लाई करता है ना साइन करता है। एक विकल्प और है कि राष्ट्रपति को लग रहा है कि यार ये इन्होंने अधिनियम पारित किया जल्दबाजी में, क्या है इसमें कुछ कमियां हैं, मेरे हिसाब से इस पर एक बार इन्हें फिर से चर्चा करनी चाहिए, तो ये जो पुनर्विचार हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है राष्ट्रपति कि आपने पास किया ठीक है, बट इसको एक बार फिर से देखिए, मुझे कुछ कमी लगी। वो कमियां वो बताए नहीं बताए वो अलग बात है, बस पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। इसका मतलब इस पर फिर से मंथन की जरूरत है राष्ट्रपति के नज़रिए से। तो ऐसा भी बहुत रेयर होता है, लेकिन ये एक बहुत धक्का लगता है मंत्रिमंडल को और संसद को कि हाँ हमने पास किया, फिर भी कमी, तो बिल्कुल उस पर फिर से जांच होती है, फिर से उन पे मंथन होता है, पास करते हैं, फिर भेजते हैं, फिर राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर सकता है। तो ये जो रोकने वाला एक, क्योंकि रोकने का तात्पर्य है कि संविधान में लिमिट नहीं दे रखी है कि किस विधेयक को कब तक अनुमति देना जरूरी है। तो मान लो विधेयक लेके रख दिया तो कोई अनुमति देने का समय तय नहीं है, तो वो जो रोका उसने ये कहलाता सामान्यतः वीटो। और ये वीटो जो पावर हैं ये मूलतः अमेरिका के संविधान में है, हमारे यहाँ पे स्पष्ट रूप से वीटो का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसमें
ये चीज़ें अंतर्निहित हैं। वीटो पावर, वीटो पावर का मतलब होता है निषेधाधिकार, यानी मैं मना करता हूँ तो वो रोक देता है, इसका मतलब अनुमति नहीं दे रहा था, ये वीटो पावर हो गया। और इस शक्ति का सबसे पहले प्रयोग किया था ज्ञानी जेल सिंह जी ने, जो तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति थे, 1986 में डाक विधेयक पर। जब राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री तो संसद ने पास करके विधेयक भेजा, ज्ञानी जेल सिंह ने इस पर कोई न तो उन्हें स्वीकृति दी न पुनर्विचार के लिए भेजा और उसको रख लिया एक तरफ। तो जब उसके बाद में जो राष्ट्रपति आए थे डॉक्टर आर वेंकट रमन, और जब तक इधर सरकार भी बदल गई, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बन गई थी वीपी सिंह जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजा था। किसने? आर वेंकट रमन ने। और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने उस बिल को न तो पास किया दोबारा, न वापस भेजा, तो ये समाप्त हो गया एक तरीके से। तो और ये जो वीटो पावर हैं दोस्तों, ये केवल साधारण विधेयक तक सीमित हैं। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा राष्ट्रपति स्वीकृति देने हेतु बाधी, यानी जो राष्ट्रपति हैं ये एक तो धन विधेयक को नहीं रोक सकता है, जाते ही स्वीकृति देनी होगी। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश होता है। राष्ट्रपति पहले परमिशन देता है धन विधेयक को संसद में पेश करने की, तो फिर बाद में तो रोकने का सवाल ही नहीं उठता है। और एक संविधान संशोधन अधिनियम पर या विधेयक पर जो है वो सिग्नेचर करने तो बाध्य हैं। दोस्तों विधेयक जब तक कहते हैं कच्चा कानून, जैसे ही सिग्नेचर हो जाता है, लागू होता है, तो अधिनियम बन जाता है, ठीक है ना। जो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति को ये बाध्य किया गया है कि एक तो संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर आप जो है अनुमति देने से रोक नहीं सकते हो, आप बाध्य हैं। फिर देखिए कुछ विधेयक जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश होते हैं, यानी कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है, बिना राष्ट्रपति के परमिशन के ये विधेयक जो हैं वो संसद में पेश नहीं किए जा सकते हैं। तो कौन से हैं वो देखिए। एक तो है धन विधेयक। तो धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश होता है। और जैसे ही संसद, और ये सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा केवल उस पर सलाह दे सकती है, उसको अंतिम रूप से रोक नहीं सकती। और राज्य की सीमा या उसके नाम में अगर कोई परिवर्तन करना है तो ऐसे विधेयक भी जो हैं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किए जाते हैं। अब देखते हैं हम वित्तीय शक्तियां। वित्त आयोग का गठन, अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं अनुच्छेद 280 के तहत। वित्त आयोग जो है केंद्र और राज्यों के मध्य जो राजस्व आता है उसके बंटवारे का, उसके वितरण, कितना हिस्सा किसको मिलेगा ये तय करता है। और बजट अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख है। राष्ट्रपति के नाम से ही पेश किया जाता है लोकसभा में, वित्त मंत्री इसको पेश करते हैं। लेकिन ये जो बजट हैं हमारे यहाँ पे जो वित्तीय वर्ष हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है, पूरे एक साल का आय व्यय होता है, यानी पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ खर्च होगा, ये जो ब्यौरा है इसे बजट कहते हैं। कौन सा नया टैक्स लगेगा, सरकार कहाँ पे पैसा खर्च करेगी, सरकार को पैसा कहाँ से मिलेगा, ये सब इसमें होता है। अनुच्छेद 112 में इसका विवरण है, लोकसभा में पेश होता है। और आकस्मिक निधि पर जो है वो भी राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। एक आकस्मिक निधि होती है दोस्तों जिस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। सरकार को अगर जरूरत है अचानक से पैसों की तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से वहाँ से पैसा लेके खर्च कर सकती है गवर्नमेंट। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश होते हैं। कहाँ पे? लोकसभा में। लोकसभा में पेश होगा लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। लेकिन कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इस पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का रहता है। इसके अलावा देखिए न्यायिक शक्तियां। संविधान में राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। जैसे देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जितने भी तमाम मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीश हैं इन सब की नियुक्ति, हालांकि नियुक्ति का एक प्रोसेस है, हम इसको सर्वोच्च न्यायालय और जब हाई कोर्ट वगैरह पढ़ेंगे तब इस पर डिस्कस करेंगे। कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होती है जिसमें
कुछ जजों का समूह होता है, और ये हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो उनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श, अनुच्छेद 143 ये अधिकार देता है कि विधि के प्रश्न पर अगर राष्ट्रपति को कुछ लगता है कि यहाँ पे कुछ बात है, कुछ विधि का प्रश्न है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय से इसके बारे में परामर्श मांग सकते हैं। लेकिन ऐसा परामर्श देने से सर्वोच्च न्यायालय जो है वो बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय मना कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय सलाह दे भी सकता है। राष्ट्रपति के पास में भी अधिकार है कि उस सलाह को माने या ना माने, कोई बाध्य नहीं है राष्ट्रपति ये सलाह मानने के लिए। अगला है समाधान की शक्तियाँ, यानी राष्ट्रपति को कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं जिसके तहत किसी व्यक्ति को अगर उसने कुछ अपराध किया है, उसको सज़ा सुनाई गई है, तो उसे माफ़ कर सकता है या उसकी सज़ा को कम कर सकता है। अनुच्छेद 72 में इसका उल्लेख है। क्या कर सकता है, देखिए बिल्कुल सज़ा माफ़ कर सकता है। मान लीजिए किसी को 10 वर्ष का कारावास की सज़ा सुनाई गई है किसी, तो बिल्कुल माफ़ कर सकता है, सज़ा कम कर सकता है। यानी किसी को मान लो कि कठोर कारावास उम्र कैद की सज़ा मिली तो उसको 5 वर्ष 10 वर्ष में कन्वर्ट कर सकता है। और किसी का मृत्युदंड जो है, किसी को मौत की सज़ा सुनाई गई, उसको भी माफ़ कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति को ये जो शक्तियाँ हैं वो कौन कौन से क्षेत्र में, देखिए सैन्य न्यायालय जो सुनाता है सज़ा उसको माफ़ कर सकता है। केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अगर कोई अपराध किया और उसको सजा है तो उसको माफ़ कर सकता है। और प्राणदंड, अगर किसी को भी मृत्युदंड सुनाया गया है, चाहे वो किसी भी मामले में हो, सभी मामलों में अगर उसे किसी को मौत की सज़ा सुनाई गई तो राष्ट्रपति उसको माफ़ कर सकता है। फिर देखिए कूटनीतिक शक्तियाँ, अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। जितने भी हमारे भारत सरकार के द्वारा जितने समझौते होते हैं, जितनी भी संधि होती है कोई देश से, तो ये जो संधि और समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, क्योंकि वो हमारा राष्ट्र के एक संवैधानिक पद पर हैं, प्रतीक हैं हमारे राष्ट्रीय एकता के। हालांकि ऐसे संधि और समझौते पर संसद की सहमति जरूरी है। राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति जो है वो भी राष्ट्रपति करते हैं। राजदूत और उच्चायुक्त क्या होते हैं दोस्तों, कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं, तो जो विदेश मंत्री तो हमारे एक होते हैं, तो क्या हमारे रिलेशन जो हैं केवल विदेश मंत्री मेंटेन करते हैं? ऐसे करेंगे तो फिर कितने देशों के साथ वो रोज़ संपर्क कर पाएंगे? तो हर देश में हमने एक एक व्यक्ति को, सरकारी नौकर को बिठा रखा है, सरकारी कर्मचारी को वहाँ पे नियुक्त कर रखा है। किस लिए? ताकि उस देश के साथ वो उसी देश में बैठा रहेगा और भारत की चीज़ें, भारत के क्या हित हैं, भारत के कौन से संधि समझौते, या जब भी कोई राजनीतिक व्यक्ति आएगा जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, तो वो कुछ चीज़ें होती हैं जिस पे फिर सहमति बनाते हैं, तो वो जो हैं वो कहलाते हैं राजदूत। तो फिर उच्चायुक्त कौन होते हैं? उच्चायुक्त होते हैं दोस्तों राष्ट्रमंडल देशों में। राष्ट्रमंडल का तात्पर्य है कि पहले ब्रिटेन के बहुत सारे देश गुलाम थे, जैसे भारत, श्रीलंका है ना, ये पाकिस्तान भी है, ऑस्ट्रेलिया। तो जो देश कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं वो राष्ट्रमंडल के जो सदस्य हैं, तो वहाँ पे जब राजदूत की नियुक्ति होती है तब वो उच्चायुक्त कहलाता है। इसको एक सिंपल तरीके से समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे एक स्कूल में एक टीचर है, जब वो हेडमास्टर की कुर्सी पे बैठ के काम करेगा तो वो हेडमास्टर कहलाएगा, लेकिन जब वो एक क्लासरूम में जाके पढ़ाएगा तो वो एक टीचर कहलाएगा। तो इसी प्रकार है तो राजदूत ही है, लेकिन जब जब वो राष्ट्रमंडल देशों के जो सदस्य है वहाँ पे अगर राजदूत की नियुक्ति होती है तो वो हाई कमिश्नर कहलाता है, उच्चायुक्त कहलाता है, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो है भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा सैन्य शक्तियाँ भी राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। सेना प्रमुखों की नियुक्ति जो हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, भारत के प्रधान सेनापति हैं। तो ये जो बातें हैं दोस्तों ये राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ और कुछ महत्वपूर्ण बातें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और स्वविवेक शक्तियों पर भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें भारत के प्रमुख राष्ट्रपति कौन कौन से हैं, उनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण बातें या उनसे संबंधित तथ्य, वो हम उस वीडियो में करेंगे। तो 2 वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड और हैं जो बाद में आएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भी आप जाके बता सकते हैं, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।